नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। क्या इस बार तमिलनाडु को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक हलचल होने वाली है? ये बड़ा सवाल दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कौंध रहा है, गूंज रहा है कि क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत को राजनीति के स्तर पर एक सूत्र में जोड़ने की किसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या कुछ ऐसा चल रहा है? अभी कुछ महीनों पहले तमिलनाडु के तमाम धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग काशी आए थे और काशी में काशी तमिल संगम इस नाम से एक बड़ा आयोजन कई दिनों तक चला था। उसमें निर्मला सीतारमण भी गई थी और तमाम लोग शामिल हुए थे। वो एक बड़ा आयोजन था। तमिलनाडु के हिंदू धर्माचार्य काशी के हिंदू धर्माचार्यों से संवाद और संपर्क में सीधे आए और लंबे समय तक रहे। उन्होंने काशी देखी, काशी की दिव्यता को अनुभूत किया और प्रसन्नचित्त होकर वापस गए। एक इस सूत्र को पकड़ कर रखिए। दूसरा सूत्र, संसद का जब नया भवन बना और उसके उद्घाटन का अवसर आया, राष्ट्रार्पण का, लोकार्पण का, तो आपने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने एक चीज का नाम लिया, सेंगोल। उससे पहले किसी को ये नाम याद नहीं था। सुना भी किसी ने होगा, कहीं पढ़ा भी को, तो याद स्मरण में किसी के नहीं था। लोग चौंक गए। फिर उन्होंने बताया सेंगोल क्या है। वो सेंगोल जवाहरलाल जी के उससे जुड़ा हुआ है, इस स्मृतियों से। जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु के धर्माचार्यों ने वो पवित्र सेंगोल सौंपा था और कहा जाता है कि वो भारत की भारत की राज्य शक्ति के हस्तांतरण का प्रतीक था, स्वतंत्रता का उद्घोष था। लेकिन वो सेंगोल इलाहाबाद के सरकारी म्यूजियम में पहुंचा दिया गया और उसके नीचे लिख दिया गया, ये गोल्डन स्टिक है जवाहरलाल जी को जो भेंट की गई थी। उस सेंगोल को ढूंढ कर ले आए नरेंद्र मोदी और अचानक से एक दिन पर्दा हटा और सेंगोल प्रकट हुआ और फिर उन्होंने वही तमिलनाडु के 21, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूँ, 21 अधीनम के संत महंत आए यहाँ और उन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ, पूरे पूजन अर्चन विधि विधान के साथ वो सेंगोल मोदी को भेंट किया और मोदी ने उसको लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया। अधीनम की जो व्यवस्था है तमिलनाडु में, वो वहाँ के लोक जीवन में, धार्मिक जीवन में, आप उनको मान लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ पुजारी। और एक चीज और याद रखिए, अधीनम को लेकर कुछ कम जानकार राजनेताओं ने कहा था कि ब्राह्मण पुजारियों को बुला लिया मोदी ने। उनकी जानकारी नहीं। अधीनम में से जुड़े जो साधु संत यहाँ आए थे, वह अधिकांशतः पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो वो नैरेटिव भी चला नहीं। लेकिन जानकार मानते हैं कि तमिलनाडु के मन पर उस पूरे दृश्य का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तमिल सभ्यता और तमिल संस्कृति बहुत पुरानी है। दक्षिण में उतनी पुरानी कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं जितनी तमिल। और उनको लगा कि जिस मान को
जवाहरलाल जी दे सकते थे तमिल सभ्यता को, उन्होंने नहीं दिया, म्यूजियम में ले जाके बंद कर दिया सेंगोल को, उसको मोदी ने ले जाके हैं देश के माथे पर रोली चंदन लगा दिया हो जैसे। उसका एक बड़ा असर हुआ नीचे तक। दिल्ली में बैठ के आप उस ताप को शायद ना महसूस कर पाए, लेकिन जो लोग तमिलनाडु की लोक जीवन से जुड़े हैं वो लोग बताते हैं कि इसका बड़ा अच्छा असर हुआ। ये दूसरा सूत्र। अब तीसरा सूत्र, ये मैं क्यों देश की बात करने आया तमिलनाडु पर, इसलिए तीसरा सूत्र, अभी 4-5-6 दिन पहले अमित शाह जी गए थे तमिलनाडु। अमित शाह ने वहां अपनी पार्टी के मंच पर नहीं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक क्लोज डोर मीटिंग ली, बंद दरवाजा चर्चा। उस चर्चा में अमित शाह ने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में, हो सकता है आने वाले समय में तमिलनाडु से ही देश का प्रधानमंत्री हो। अब अमित शाह यूं ही बोलते हैं, ऐसा तो कोई उनके विरोधी भी नहीं मानते। देश में उनके कहे का राजनीतिक मंच पर एक वजूद है, एक मूल्य है बड़ा, और ऐसी कोई बात अमित शाह कहें कहीं जो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के मन की न हो, यह भी कोई नहीं मान सकता। फिर उन्होंने क्यों कहा कि हो सकता है आने वाले समय में तमिलनाडु का ही प्रधानमंत्री हो जाए, और साथ में अमित शाह ने यह भी जोड़ा कि तमिल सभ्यता संस्कृति को जो सम्मान जवाहरलाल नेहरू को देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने तमिल के आत्मसम्मान के प्रतीक इस सेंगोल को इलाहाबाद के एक म्यूजियम में कांच के डब्बे में पैक करके रखवा दिया और नीचे लिखवा दिया ये गोल्डन छड़ी है। तो अमित शाह ने याद दिलाया कि तमिल प्रतीकों के सम्मान का काम मोदी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो अब हंगामा मच रहा है कि अमित शाह ने ऐसा क्यों बोला। क्या नरेंद्र मोदी उत्तर और दक्षिण दोनों को एक साथ साधने की कोशिश करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में? क्या मोदी काशी और तमिलनाडु के किसी लोकसभा क्षेत्र से एक साथ चुनाव लड़ेंगे, या क्या मोदी केवल दक्षिण से चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्योंकि भाजपा को लगता है कि उत्तर भारत में कोई समस्या ही नहीं भाजपा के लिए, लेकिन दक्षिण में कर्नाटक के परिणाम के बाद भाजपा को लगता है कि यहां मेहनत करनी होगी। तो उस मेहनत में, उस रणनीति में मोदी अगर वहां खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद तो फिर भाजपा के लिए बहुत सरलता हो जाएगी, उसका सबसे बड़ा चेहरा वहां होगा। वायनाड में राहुल और तमिलनाडु में मोदी, ये भी एक सीन बनता है। अभी सब कुछ आकलन पर है, क्योंकि अंतिम फैसला खुद प्रधानमंत्री ही करेंगे, लेकिन हां चर्चा में है चीजें। और आपको याद होगा कि इमरजेंसी के दौरान जब पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई, उत्तर प्रदेश से 0 सीट पर आ गई, इंदिरा गांधी, विद्याचरण, संजय गांधी, ओम मेहता जैसे लोग चुनाव हार गए, तब भी 120 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आई थी। कहां से आई थी? दक्षिण भारत से। ठीक, इंदिरा गांधी पराजय के बाद, आपातकाल के बाद हुए चुनाव में भीषण पराजय के बाद जब दोबारा संसद लौटी, लोकसभा लौटी, तो कहां से लौटी? दक्षिण, चिकमंगलूर। नारा लगा, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, और इंदिरा जीत कर आई। क्या राहुल गांधी अमेठी से हारे तो कहां गए? दक्षिण, वायनाड। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी पराजय के बाद गए दक्षिण। क्या मोदी विजय के अभियान में ही दक्षिण आएंगे? ये अंतर है। इंदिरा जी और राहुल गांधी तब गए दक्षिण जब उत्तर भारत ने उनको
अस्वीकार्य कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी उत्तर भारत में प्रचंड राजनीतिक जन समर्थन के बाद दक्षिण जाएंगे? तो उसका संदेश बड़ा होगा। हारे को हरिनाम भी ठीक है, हरि का नाम तो ठीक है, लेकिन हारने के बाद लिया तो उतना मजा नहीं आता। लेकिन फिर भी इंदिरा जी गई थी दक्षिण, तो कांग्रेस को उसका कुछ लाभ मिला ही मिला। राहुल गांधी को और लाभ न मिला हो, कम से कम वायनाड से खुद तो जीत कर आ गए, वो अलग बात है, बाद में सदस्यता चली गई। तो क्या मोदी के मन में, भाजपा के मन में ऐसी कोई इच्छा है कि पूरब, पश्चिम और उत्तर, चार ही दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भाजपा पूरब, पश्चिम और उत्तर, भारत की तीनों दिशाओं में अपनी ध्वज पताका फहरा रही है। कहीं की चुनौतियां हैं, कहीं की संघर्ष है, कहीं की थोड़ा झटका भी खा रही है, लेकिन फिर भी वो इन तीनों दिशाओं में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। इस बात से इनकार उसके विरोधी भी नहीं कर सकते। और इन तीनों दिशाओं में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। अब मसला खड़ा होता है कि एक ही दिशा बचती है, दक्षिण, लोक भाषा में कहूं तो दक्षिण। क्या काशी तमिल संगम आयोजन जो मोदी ने कराया था अपने संसदीय क्षेत्र में, वो केवल आयोजन ही था या भविष्य की राजनीतिक कार्य योजना? काशी और तमिल का संगम हो जाए, कैसे हो सकता है? उसका मूर्त रूप नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं ना। तो अब आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में स्वाभाविक चर्चा है कि अगर अमित शाह ने ऐसा बोला तो क्यों बोला। धन्यवाद।